तो चौथे पॉइंट में आपका था जलवायु, हाँ मृदा, सॉरी जलवायु चौथा पॉइंट था। जलवायु या फिर इंग्लिश में बोल दिया क्लाइमेट, चौथा पॉइंट आता है आपका जलवायु, या बोल देते हैं इसको क्लाइमेट। अब दो शब्द हैं, जल और वायु। जल है और वायु है। जल और वायु किसके काम में आते हैं? जल और वायु दोनों ही चीजें चाहिए किसके लिए? पौधे को ग्रो करने के लिए। या फिर अगर सिंपल भाषा में हम कहें कि वातावरण कैसा है, पौधा जहां पर हम पौधा उगा रहे हैं या जिस मृदा में हम पौधा उगा रहे हैं, जिस क्षेत्र में पौधा उगा रहे हैं, वहां का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस होता है, 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। हाँ, तो वहां का वातावरण कैसा है इस बात पर निर्भर करता है। वातावरण को मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूं। किस में डिवाइड करते हैं कि एक तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, एक डिवाइड कर देते हैं कि कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, एक डिवाइड कर देते हैं अधिक तापमान वाले होते हैं, एक डिवाइड कर देते हैं कि जहां पर लू चलती है या फिर तेज शुष्क हवाएं चलती है, लू बोल देते हैं। ये हमने इनको विभाजित कर दिया। सबसे पहले इसमें अधिक वर्षा वाला पोर्शन देखते हैं। अब एक चीज समझ करके देखो, जहां पर वर्षा अधिक होगी, जहां पर वर्षा अधिक हो रही है, अब पानी में पोषक तत्व मिक्स होते हैं। अब मृदा ये रही आपकी, ये मृदा है यहां पर। अच्छा, ये नीचे के इसके शस्त्र हैं, नीचे इसमें भी नीचे मृदा और है नीचे तक, लेकिन ऊपरी मृदा में हम पौधों को उगाते हैं। तो अब क्या हुआ कि यहां पर बारिश होने लग गई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं तो बारिश भी अधिक होगी, बारिश होने लग गई। ठीक है, अब इसमें पोषक तत्व उपस्थित है, ये रहा पोषक तत्व, ये रहा, ये रहा, इस प्रकार ये पोषक तत्व है। जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर क्या है कि पानी भी अधिक होगा, मृदा में पानी अधिक हो जाएगा। अब मृदा में ये रहा पानी आपका आया, पानी आ गया, और पानी में पानी आते ही ये पोषक तत्व क्या है पानी में मिल जाते हैं, और पानी में मिलने के बाद में ये पोषक, पानी तो नीचे बैठेगा ना, या तो वाष्पीकृत होगा या नीचे बैठेगा। अब वर्षा जहां पर ज्यादा होती है वहां पर अगर वाष्पीकरण ना हो, वाष्पीकरण तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, अब पानी ज्यादातर क्या है नीचे बैठेगा। अब पानी अगर यहां पर नीचे बैठ गया तो पानी किसके साथ बैठा? पानी बैठा जल और पोषक तत्वों के साथ, ये आपका पानी रहा, और इसमें घुले हुए पोषक तत्व होते हैं, इसमें साथ में क्या है घुले हुए पोषक तत्व हैं। तो पानी के साथ साथ क्या बैठ गए? पानी और पोषक तत्व नीचे बैठ गए, यानी कि जो ऊपरी परत है मृदा की उसमें कुछ उपस्थित नहीं है, पोषक तत्वों की उसमें कमी हो गई। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पोषक तत्वों की कमी हो गई, पोषक तत्वों की कमी होते ही क्या हो गया कि मृदा की उर्वरता है वो कम हो गई। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उर्वरता क्या है कम हो जाती है, या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा कैसी होती है? अम्लीय मृदा होती है, और अम्लीय मृदा की हम पहले ही पॉइंट में बात कर चुके हैं कि उर्वरता कम होती है। यहां से आप एक चीज समझने की कोशिश करो, अधिक वर्षा हुई, अधिक वर्षा हुई, मिट्टी पर गिरते हैं, मिट्टी पर गिरते ही क्या होगा कि मिट्टी में पानी चला जाएगा, मिट्टी में पोषक तत्व उपस्थित है, वो पोषक तत्व पानी में घुल जाएंगे और पानी के साथ साथ वो नीचे बैठ जाते हैं। अब पानी के साथ नीचे बैठ गए, मृदा की ऊपरी परत है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई। अब अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई तो क्या हो गया? मृदा की उर्वरता क्षमता है वो कम हो गई, बात खत्म। यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो उर्वरता है वो कैसी होती है? कम होती है।
अच्छा, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या है कि इसी प्रकार वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होगी तो ये पोषक तत्व है ऊपरी परत में बने रहेंगे। ऊपरी परत में अगर पोषक तत्व बने रहेंगे तो मृदा कैसी हो जाती है, क्षारीयता हो जाती है, मृदा क्षारीय हो जाएगी। मृदा क्षारीय हो जाएगी तो इसकी उपजाऊ क्षमता भी ज्यादा होती है। ये नहीं कि बिल्कुल वर्षा हो ही ना, वर्षा ना हो तो उस मृदा की भी ये नहीं होगी कि हाँ बिल्कुल ही उपजाऊ क्षमता बहुत ही ज्यादा है, बहुत जितनी कम होगी ना, नॉर्मल वर्षा, कम वर्षा। बहुत ज्यादा अधिक होगी, स्टार्टिंग से एक बार मैं रिपीट करता हूं, अधिक वर्षा हुई, यहां पर पोषक तत्व थे, अधिक वर्षा, इसमें पोषक तत्व पानी में घुल करके नीचे बैठ गए, नीचे पोषक तत्व बैठ गए, उसके बाद में क्या हो गया कि पोषक तत्वों की ऊपरी परत में कमी हो गई और मृदा काम खत्म। दूसरा आता है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पोषक तत्व है वो नीचे नहीं बैठते हैं, यानी कि ऊपरी परत में उपस्थित रहते हैं और वहां की उर्वरता क्षमता है वो, उपजाऊ क्षमता है वो ठीक होती है। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं यहां पर आपका, तो वो आता है अधिक तापमान। तीसरा जो पॉइंट है आपका अधिक तापमान। अधिक तापमान की वजह से क्या होता है, जो एक तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि पानी चला जाएगा, और कार्बनिक पदार्थ है ना, जो कार्बनिक पदार्थ मृदा में उपस्थित रहते हैं उनका अपघटन होने लगता है, उनका विघटन है वो बहुत तेज होता है, और विघटन अगर तेज होता है तो ये खराब हो जाते हैं, इनका अमाउंट सफिशिएंट नहीं रहता और मृदा की उर्वरा क्षमता है वो क्या हो जाती है, उर्वरा क्षमता कम हो जाती है। सिंपल सी चीज है, अधिक तापमान में एक ही चीज याद रखनी है कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन बहुत तेज होता है। कार्बनिक पदार्थों का विघटन तेज हो गया तो मृदा की उर्वरता क्षमता है वो कम हो जाती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की जो संरचना है, कार्बनिक पदार्थों और खनिज पदार्थों, वायु और जल का जो एक कंपोजिशन बनी हुई है, एक प्रतिशत बना हुआ है, वो खराब हो जाएगा। वो खराब होते ही कुछ चीजें ज्यादा हो जाएगी, कुछ चीजें कम हो जाएगी, तो मृदा की उर्वरता क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा इस पर फर्क पड़ता है कि अधिक तापमान की वजह से जो मृदा जल है उसमें कमी आती है। अगर मृदा में जल में कमी आ गई तो पोषक तत्व तो कैसे मिलेंगे पौधे को, जल में घुलकर ही मिलते हैं ना। अब जल तो है ही नहीं, अगर जल नहीं है तो पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे, मृदा पोषक तत्व भी नहीं दे पाती। अगर मृदा पोषक तत्व नहीं दे पाती तो उर्वरा क्षमता कम हो जाती है, उर्वरा क्षमता कम हो जाती है। तेज और शुष्क हवाएं चलने से क्या होता है, मृदा का कटाव होता है, अपर्दन होता है। मृदा का कटाव और अपर्दन, मृदा का कटाव और अपर्दन होगा। अब कोई मृदा यहां पर है, तेज हवाएं चलने से ये जो ऊपरी परत की मृदाएं हैं वो यहां से चली जाएंगी, यानी कि ऊपरी परत में जो पोषक तत्व थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। अब यहां पर कुछ नहीं रहा, यहां पर पोषक तत्वों की कमी हो गई। अगर यहां पर पोषक तत्वों की कमी हो गई तो कटाव की वजह से मृदा उर्वरा क्षमता है वह कम हो जाती है। एक बार मैं जलवायु का जो पॉइंट है उसको आपके लिए रिपीट कर देता हूं। देखो, जलवायु का मतलब है, जल और वायु दो शब्दों से बना है। जलवायु का मतलब है कि आपके आसपास का क्लाइमेट कैसा है, आपके आसपास आर्द्रता कितनी है, सूर्य की किरणें कितनी आ रही है, या तापमान क्या है, दबाव क्या है, बादल कैसे हैं, बरसात कितनी होती है, ये सारी चीजें क्या इंक्लूड करती है, ये सारी चीजें इंक्लूड करती है जलवायु को। अब जलवायु मृदा की उर्वरा क्षमता को प्रभावित करती है। वो कैसे करती है कि उर्वरता क्षमता किस प्रकार हो सकती है कि देखो,
या तो तापमान वर्षा अधिक हो सकती है, या कम वर्षा हो सकती है, या अधिक तापमान हो सकता है, या फिर तेज हवाएं चल सकती है। ये सारी चीजें अगर मेन ये मान करके चलें, बाकी की जो क्लाइमेट है उसमें अच्छी उर्वरता रहती है। अधिक वर्षा हो गई, अधिक वर्षा होने से पानी ज्यादा गिरेगा, पानी ज्यादा आएगा तो मृदा की ऊपरी परत में जो पोषक तत्व है वो नीचे बैठ जाएंगे, पोषक तत्व नीचे बैठ गए, ऊपरी परत में पोषक तत्व है नहीं, तो मृदा की जलवायु क्षमता कम होगी। दूसरा पॉइंट था कम वर्षा। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या है कि पोषक तत्व होते हैं वो ऊपरी परत में उपस्थित रहते हैं, लेकिन उनके लिए कम वर्षा का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वर्षा ही ना हो। वर्षा ना होगी तो जल भी नहीं होगा, और जल नहीं होगा तो पौधे पोषक तत्व किसकी सहायता से लेंगे? जल की सहायता से। जल में घोलकर तो पोषक तत्व लेते हैं, तो भी कम हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल वर्षा, कम वर्षा की जगह आप नॉर्मल वर्षा लिखें। नॉर्मल वर्षा है वहां पर अगर होगा तो क्या होगा? मृदा क्षारीय बन जाती है और क्षारीयता की उपजाऊ क्षमता अच्छी होती है। तीसरा पॉइंट देखा अधिक तापमान। अब तापमान बहुत ज्यादा हो गया, तापमान बहुत ज्यादा होने से कार्बनिक पदार्थों का विघटन है वो भी जल्दी होगा, यानी कि कार्बनिक पदार्थ उसमें नहीं रहेंगे। कार्बनिक पदार्थ नहीं रहेंगे तो मृदा की उर्वरता क्षमता कम हो जाएगी। इसमें आपको चार चीजें अगर आप ध्यान में रखें, अगर वो चारों चीजें उचित अमाउंट में प्रेजेंट है, कार्बनिक पदार्थ, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, इन चारों चीजों से मृदा बनी हुई होती है। खनिज पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। अगर ये चारों चीजों का कंपोजिशन अगर खराब हो जाता है, किसी का प्रतिशत कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये सब कुछ खराब हो जाता है। कोई चीज ज्यादा हो जाएगी, कोई चीज कम हो जाएगी, उर्वरा क्षमता वैसे इफेक्ट हो जाती है। तो अधिक तापमान में क्या हुआ कि कार्बनिक पदार्थ का विघटन बहुत तेजी से होगा, कार्बनिक पदार्थ नहीं रहेंगे। अब कार्बनिक पदार्थ ना रहने से मृदा की उर्वरता क्षमता भी कम हो जाती है। दूसरा चीज है अधिक तापमान की वजह से जल है वो वाष्पीकृत हो जाएगा। अब जल वाष्पीकृत हो गया तो मृदा में जल नहीं है। मृदा में अगर जल नहीं है तो पौधे पोषक तत्व तो जल में घोल कर ही लेते हैं ना। अब जल में घुलकर अगर पोषक तत्व उसको, जल तो है ही नहीं, किसमें घोल करके लेंगे, तो भी उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। अगला पॉइंट था आपका तेज शुष्क हवाएं। अगर लू चल रही है, तेज शुष्क हवाएं चल रही है तो वो कटाव कर देती हैं, यानी कि पोषक तत्व जो इस भूमि पर प्रेजेंट थे वो और कहीं उड़ करके चले जाते हैं, मृदा के कण हैं वो और कहीं चले जाते हैं। तो उस जगह की जो पोषक तत्वों की जो क्षमता है, वो पोषक तत्वों का अमाउंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उर्वरता क्षमता है वो कम हो जाती है। 4 पॉइंट पढ़ लिए जलवायु, और जलवायु के बाद में हमें जो 5वां पॉइंट है मृदा प्रोफाइल की गहराई। पांचवां पॉइंट आता है आपका मृदा प्रोफाइल की गहराई। अब देखो मृदा प्रोफाइल, या फिर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल, या फिर प्रोफाइल को संस्तर भी बोल दिया जाता है। हिंदी में अगर प्योर हिंदी लिखनी है तो संस्तर भी लिख सकते हैं, मृदा संस्तर। ठीक है, तो होता क्या है देखो, ऊपर इस प्रकार मृदा प्रेजेंट रहती है, अच्छा इसी प्रकार मृदा के कण हैं वो बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। चट्टानें बन जाती है लास्ट में जाकर के। अब यहां पर क्या होता है कि पौधे की जड़ें हैं वो इस प्रकार आती हैं। पौधा यहां पर इस प्रकार बना हुआ है, पौधा बन गया, और पौधे की जड़ें हैं वो मृदा के ऊपरी सतह में आ जाती हैं। पौधे की जड़ें
ये देखो अब क्या हुआ कि जड़ें हैं वो यहां पर फैलती है, यहां पर फैलती है, यहां पर फैलती है और यहां पर भी नीचे के संस्तरों तक फैल जाती है। इसको मैं अगर थोड़ा सा अलग अलग करके लिखूं तो इसको 3-4 पार्ट्स में वैसे डिवाइड कर देते हैं, पहला, दूसरा, इसके कणों का आकार कैसा है, इस प्रकार से हम डिवाइड कर देते हैं। तो मृदा की भौतिक दशा, एक तो यहां पर क्या होता है कि इसमें आपका जो जड़ें हैं वो इस प्रकार फैली रहती है, जड़ें इस प्रकार फैली रहती है। तो अगर इसमें जो मृदा है उसके कण है वो बहुत बड़े हैं या ऊपर से एक परत बन गई है तो मृदा की भौतिक दशा है, बनावट कैसी है, वो खराब हो जाती है। भौतिक दशा को यहां पर मृदा का प्रोफाइल वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, मैंने दूसरा ऐड कर दिया। हाँ, मृदा की प्रोफाइल मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मृदा की प्रोफाइल का मतलब है संस्तर क्या बने हुए हैं, पहला संस्तर ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रोफाइल क्या बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जड़ें ऊपर नीचे जाती हैं, जड़ें आ गई, यहां पर आ गया, यहां पर आ गई, यहां पर आ गई, दूसरे संस्तर तक पहुंच जाती है। अब क्या हुआ कि जो गहरी मृदाएं हैं, ऊपरी मृदाओं से तो लगातार यहाँ पर जड़ें बनी रहती है, यहाँ से लगातार पोषक तत्व लेती रहती है, यहाँ से पोषक तत्व लेती रहती है, लेकिन नीचे तो तब जाती है जब इनको पोषक तत्व मिलना बंद हो जाते हैं। ऊपर के संस्तर में पोषक तत्व लगातार फसलें बोने से क्या होगा कि यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, लगातार फसल बो रहे हैं, यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पर तो पोषक तत्वों की कमी नहीं हो गई, जड़ें नीचे से भी पोषक तत्व लेती है, आसानी से ले सकती है। तो क्या है कि यहाँ से पोषक तत्व तो लेती है, यहाँ के पोषक तत्व तो उपयोग ही नहीं हुए, यहाँ पर पोषक तत्वों के उपयोग बहुत कम हुआ या उपयोग ही नहीं हुए, इनका तो उपयोग हुआ ही नहीं। तो जो ऊपर वाली जो मृदाएं हैं, यानी कि उथली मृदाएं बोलते हैं, इनकी जो उर्वरा क्षमता है वो कम होती है और जो गहरी मृदाएं होती हैं इनकी उर्वरा क्षमता है वो ज्यादा होती है। ये पढ़ना है, इनका जो उर्वरा क्षमता है वो ज्यादा होती है। इतनी सी बात का ध्यान रखना है। आपका छठा पॉइंट आता है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा या बनावट कैसी है, ये वाला पॉइंट है जो पहले थोड़ा सा बीच में डिस्कस हो गया। भौतिक दशा या फिर इसकी बनावट कैसी है, कैसे दिखता है ये। तो अगर इसको डिस्कस करना चाहें तो इसको तो पहले तो एक चीज लिख देते हैं कि बालू, सिल्ट और क्ले, इसके कण हैं वो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसके कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके कणों का आकार थोड़ा सा किससे बड़ा होता है, क्ले से बड़ा होता है, ये रहा इस प्रकार। और बालू के कण हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अब यहां पर हमें देखना है कि कौन सी भौतिक दशा है वो ज्यादा अच्छी होती है। देखो यहां पर कण है, इसमें जो कण है पास पास है, कण पास पास है, इसका मतलब इसमें रंध्रावकाश भी कम होगा। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज यहां पर आप समझना कि एक तो एक रूम में फुटबॉल भर दी जाए और दूसरा एक रूम में कोई छोटी बॉल, क्रिकेट बॉल भर दी जाए, तीसरा एक रूम में कंचे भर दिए जाए। कौन से में रंध्रावकाश ज्यादा होगा, कौन से के बीच में रंध्रावकाश, जो बड़ी चीजें हैं उनके बीच का एक चीज, एक फुटबॉल यहां पर लगा दी, एक फुटबॉल यहां पर लगा दी, एक फुटबॉल यहां पर, यानी इनके बीच में जो रंध्रावकाश है, जो खाली जगह है वो ज्यादा होगी। अगर इनके बीच में और ऊपर से क्या काम करें, इन रूम को भर के पूरा और ऊपर से इनमें पानी छोड़ दे, तीनों में एक बराबर। सबसे पहले नीचे पानी किस में जाएगा, जिसमें फुटबॉल भरी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जगह ज्यादा है। अच्छा, जगह ज्यादा किसमें है, इसमें जगह ज्यादा है तो पानी नीचे जल्दी बैठ जाता है। इसमें जल्दी नीचे बैठ गया तो इसका मतलब ऊपर वाले जो पौधे लगेंगे उसमें उनके काम नहीं आएगा। इसमें फिर भी थोड़ा है, जल धारण क्षमता है, जो ड्रेनेज है, जो नीचे बैठना है अपक्षालन,
वो क्या है, इसमें मीडियम होता है, इसमें सारी चीजें लगभग मध्यम होती है, और इसमें तो क्या है, पानी मुश्किल से बैठेगा नीचे। ये तो फुटबॉल थी, यहाँ पर ये क्रिकेट बॉल हो गई और कंचे हो गए, कंचों के बीच में तो बहुत ही कम अंतर होता है, तो पानी नीचे नहीं बैठेगा, तो इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है, इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। अच्छा, इसमें जल धारण क्षमता इसकी अच्छी होती है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा कम होती है, इसकी बहुत कम होती है, यानी कि मृदा में पानी नहीं रहता, बीच में पानी नहीं रह सकता। अच्छा, दूसरी चीज आती है कि यहां पर वायु का संचार कैसा है, वायु कैसे आ रही है। इसमें वायु का संचार कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है। तीसरी चीज आती है, पहली चीज तो हमने देख ली जल धारण क्षमता, दूसरा चीज देखा वायु संचार कैसा है, और तीसरी देखते हैं जीवाणु। जीवाणु भी किस पर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मृदा में रहते हैं और वो हेल्पफुल होते हैं, ध्यान रखना है, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं लेकिन हेल्पफुल होते हैं, वो मृदा की भौतिक दशा को सुधारने का काम करते हैं। अच्छा, मृदा की भौतिक दशा पर और पौधों को पोषक तत्व देने का और जैसे राइजोबियम वगैरह है, सारा काम, बहुत सा काम करते हैं जीवाणु, मृदा का बहुत ही अहम पार्ट होते हैं। जीवाणुओं की जो श्वसन क्रियाएं हैं वो इस पर निर्भर कर जाती हैं, किस पर, मृदा की भौतिक दशा पर। मृदा की भौतिक दशा अगर बिल्कुल ही ऊपर से बंद है, वायु का संचार हो ही नहीं रहा, तो बिल्कुल बात खत्म, जीवाणु मर जाएंगे। अगर ठीक ठाक है, अच्छी है, मीडियम है, तो वो सबसे बेस्ट रहती है। अब अगर सोच करके देखें तो क्ले मृदा है, उसमें कण पास पास जरूर होते हैं लेकिन इतने पास नहीं होते कि वायु का संचार ही रोक दे, तो वायु का संचार अच्छा होता है। जल धारण क्षमता इसकी होती है, इनमें तो पानी नीचे बैठ जाता है ना, इसमें तो सारा बैठ ही जाता है, इसमें थोड़ा कम बैठता है, बस ये थोड़ा सा ग्रहण कर सकती है, ये पूरा ग्रहण कर लेती है, और ये इसमें सारा पानी नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने का मतलब है कि दूसरे संस्तर में नीचे, पूरा नीचे चला गया, जो पौधों के काम नहीं आता। अगर पौधों के काम नहीं आएगा तो इसकी तो जल धारण क्षमता बिल्कुल ही कम हो गई, इसकी थोड़ी सी अधिक होती है, और क्ले मृदा है उसकी अच्छी खासी होती है। अच्छा, वैसे सेल्ट मृदा में जीवाणु भी अच्छे से रहते हैं, वायु संचार भी अच्छे से होता है, जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है, तो पौधा उगाने के लिए सेल्ट या लोमी मृदा को सबसे अच्छा माना जाता है। लोमी मृदा जो आप ज्यादातर देखते हैं, फसलें वगैरह पढ़ते हैं, तो उनमें यही कहा जाता है कि लोमी सॉइल होनी चाहिए, वो उसमें तीनों चीजें रहती हैं, क्ले भी रहता है, सिल्ट भी रहता है, बालू भी रहता है, तीनों के आकार रहते हैं। तो लोमी मृदा में पौधे सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है, जल अवशोषण क्षमता भी अच्छी होती है, अंतर्ग्रहण क्षमता भी अच्छी होती है, वायु संचार भी अच्छा होता है, जीवाणु भी अच्छे खासे होते हैं, तो लोमी सॉइल बेस्ट सूटेड है। तो आप भौतिक दशा में आपको यह लिखना है कि बालू मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है, सिल्ट और क्ले की ज्यादा होती है। 7वें पॉइंट पर चलें, ये आता है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन की बात वैसे हम कर चुके हैं, लगभग एक पॉइंट में बात की थी। अब यहां पर कोई मृदा है, मृदा की ऊपरी परत में पोषक तत्व हैं, ये मृदा के कटाव यानी कि मृदा के पोषक तत्व बहुत तेज हवा के साथ या पानी के साथ या मनुष्य के साथ बह करके एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। यहाँ पर चले गए, अगर यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर पोषक तत्व नहीं रहेंगे, यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी हो गई, यानी कि ये हमारी मृदा थी वो कहीं और चले गई, तो इसका मतलब ये है कि इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई। पोषक तत्वों की कमी हो गई तो इसकी उर्वरा क्षमता भी कम हो गई। अच्छा, आगे आता है मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति। लास्ट पॉइंट है मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति। देखो क्या होता है मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति में। पोषक तत्व कितने दे सकती है मृदा और किस मात्रा में दे सकती है, क्या संतुलन है, किस अवस्था में दे सकती है, उसी को उर्वरता बोलते हैं। अगर पोषक तत्व की कमी हो गई, अगर पोषक तत्व की कमी हो जाए तो मृदा उर्वरता अपने आप ही कम हो गई, क्योंकि पोषक तत्व तो है नहीं। अगर ज्यादा हो जाए तो भी बहुत ज्यादा भी नुकसानदायक है, हाँ अच्छी मात्रा में है। अगर मान के चलो कि एक नाइट्रोजन ज्यादा हो गया
तो मृदा में कोई ना कोई चीज की कमी भी हो जाएगी, फास्फोरस कम हो जाए, पोटास कम हो जाए, कार्बनिक पदार्थ कम हो जाए, यानी कोई चीज बढ़ती है तो कोई चीज ऑब्वियसली कम होती है, तो इसका भी नुकसान होता है। एक संतुलन बना होता है, अगर एक अच्छा संतुलन बना है पोषक तत्वों का और उचित मात्रा में उपलब्ध है तो उस मृदा की पोषक तत्व ज्यादा है, संतुलित मात्रा में है और पौधे को आसानी से दे सकते हैं, तो उसी को तो उर्वरता कहते हैं, तो उर्वरता क्षमता ज्यादा हो जाएगी। तो ये 8 पॉइंट हमने यहां तक पढ़े हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये इतनी चीज हमने आज पढ़ी है, कृत्रिम है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता में हमने सिंपल सी चीज पढ़ी कि पौधों को अच्छी अवस्था में, जिस अवस्था में पौधे ले सकते हैं, दूसरा संतुलित मात्रा में मृदा द्वारा पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहा जाता है। और मृदा उर्वरता किस किस चीज से प्रभावित हो सकती है, यानी कि कम ज्यादा किससे होती है, कौन से मृदा की उर्वरता ज्यादा होगी, कौन सी मृदा की उर्वरता कम होगी, वो 2 कारणों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक कारण और कृत्रिम कारण। हमने आज प्राकृतिक कारण पढ़े हैं। प्राकृतिक कारणों में हमने पहला पढ़ा पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ यानी जिन चट्टानों से मृदाएं बनी हुई है, जैसे अम्लीय है या क्षारीय है, अगर अम्लीय है तो मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, ये पढ़ा। दूसरा पढ़ा हमने स्थलाकृति। स्थलाकृति में हमने देखा कि जो पहाड़ों पर मृदाएं रहती है, यानी कि ऊंची मृदाएं रहती है, वहां पर मृदा का कटाव अपर्दन ज्यादा हो जाता है, तो वो पोषक तत्व है वो नीचे मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पोषक तत्व की कमी हो गई तो मृदा की उर्वरता की कमी आ गई, और वो वही पोषक तत्व कहां पर आ गए, मैदानी क्षेत्रों में आ गए, बहाव के साथ, नदी के साथ, हवा के साथ, तो वो नीचे आ जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में आ गए। अब मैदानी क्षेत्रों की उर्वरता क्षमता क्या है, बढ़ गई। तीसरा हमने पढ़ा मृदा आयु। मृदा में अगर नई नई मृदा है तो उसमें उर्वरक कम डाले जाते हैं। क्यों कम डाले जाते हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, और जैसे जैसे हम मृदा है उसकी उम्र बढ़ती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है कि कटाव होने लगता है, या ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाते हैं तो वो पोषक तत्वों का ग्रहण कर लेते हैं, पोषक तत्वों का नुकसान होने लगता है। पोषक तत्वों का नुकसान होगा तो उर्वरा क्षमता भी कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट हमने देखा जलवायु। जलवायु अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक तापमान, या फिर लू वगैरह चलती है। लू में तो क्या है, अपर्दन हो जाता है। अच्छा, अधिक तापमान है तो जल की कमी हो जाएगी या कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट था अधिक वर्षा वाले और कम वर्षा वाले। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या है कि पानी गिरता है, पोषक तत्व है जो मृदा में उपस्थित है वो घुल करके नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठने से ऊपरी परत है उसमें मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। अब पोषक तत्वों की कमी आ गई तो मृदा उर्वरता कम हो गई। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फिर क्षारीयता आ जाती है, उपजाऊ क्षमता ठीक रहती है। अच्छा, मृदा प्रोफाइल यानी कि इनके संस्तर क्या है, गहराई क्या है। तो हमने बात की कि ऊपरी मृदा है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती है, निचली मृदा है जहां से पौधों ने अभी तक पोषक तत्व प्रयोग नहीं किए हैं उनकी उपजाऊ क्षमता है, उर्वरा क्षमता है वो ज्यादा होती है। आगे पढ़ा कि मृदा की भौतिक दशा। भौतिक दशा में हमने बालू, सिल्ट और क्ले देखा, इनके मिक्सचर से ही बनती है। अगर बालू का अमाउंट ज्यादा है तो मृदा उर्वरता कम है, क्ले का ज्यादा है तो मृदा उर्वरता अच्छी मानी जाती है। मृदा अपर्दन, मृदा कटाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर पोषक तत्व गमन कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पोषक तत्व चले जाते हैं। अब पोषक तत्व अगर एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए, जिस जगह से गए वहां पर पोषक तत्वों की कमी हो गई और मृदा उर्वरता कम हो गई। मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति, यही तो उर्वरता होती है कि मृदा में अगर पोषक तत्व कम हो जाए तो मृदा उर्वरता कम हो गई। अगर मृदा में पोषक तत्व अच्छी मात्रा में है तो मृदा की उर्वरता क्षमता अच्छी है, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ये इतना हमने आज पढ़ा है, डिस्कस कर लिया। स्थलाकृति पढ़ी, स्थल बने हुए हैं, बात कर ली। उसके बाद में मृदा की आयु की बात की थी यहां पर हमने। उसके बाद में हमने जलवायु की बात की, चारों पॉइंट, कम वर्षा, अधिक तापमान, लू वाले। आगे के अगर पॉइंट की बात करें तो आगे आता है मृदा प्रोफाइल कि उथली मृदा है या गहरी मृदा है। उथली मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। आगे मृदा की भौतिक दशा में बालू, सिल्ट और क्ले के बारे में हमने बात की है।
इसके बाद में मृदा अपर्दन, मृदा कटाव के बारे में बात की, और मृदा कटाव अधिक होने पर क्या है, उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। लास्ट में मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति जानी कि अगर कम होती है उर्वरता क्षमता कम हो जाती है, अधिक होती है तो उर्वरता क्षमता ज्यादा हो जाती है। अच्छी उर्वरता क्षमता के लिए संतुलन जरूरी होता है। तो ये हमने प्राकृतिक पॉइंट एक्चुअल में डिस्कस कर लिया कि प्राकृतिक की वजह से क्या क्या चीजें होती है। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि मृदा की उर्वरता है वो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार पढ़ लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा।